हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बीबीएमक्यू धनबाद के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 के हैं, अभी मेजर पेपर का एग्जाम हो गया और माइनर पेपर का एग्जाम होने वाला है। तो माइनर पेपर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। एक सेट एक लेक्चर हम लोग आपको दे चुके थे और लेक्चर को बहुत प्यार आप लोग दिए, लेकिन एक शिकायत आप लोग से है कि आप लोग व्यू तो कर लेते हैं। अरे भाई, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में होते तो सब्सक्राइब नहीं करते तो चलता। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी अभी हम लोगों की जर्नी 3 सालों की, कम से कम 4 साल तो है। अगर बच्चा 3 साल में भी निकल जाए तो 3-4 सालों की हमारी जर्नी है। तो कम से कम सब्सक्राइब करके तो रखो। 2200 लोग देखते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं हैं। अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं उठेगी। तो अब आप सबसे पहले अगर देखते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब काम कर लो, ताकि 4 सालों का जो हमारा और आपका सफ़र है, हमको भी मोटिवेशन मिले अंदर से कि लगेगा हाँ इसके लिए मेहनत करना है। नहीं तो बताइए, सुबह सुबह उठ के हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं 5 बजे और रिकॉर्ड करते हैं। 5 बजे सुबह रिकॉर्ड हो रहा है, अब इतना पहले रिकॉर्डिंग हो रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं दिखेगा ना चैनल का ग्रोथ, तो सिंपल है कि फंडा कि हम छोड़ देंगे काम करना। क्योंकि कोई भी दुनिया में इंसान जब उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, इन फॉर्म ऑफ मनी नहीं बोल रहे, पैसे के रूप में नहीं बोल रहे, कम से कम कोई शाबाशी तो दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आदमी को अंदर से लगता है कि चलो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, सोसाइटी को फायदा तो हो। अब समाज को फायदा हो, समाज उसको अप्रिसिएट ही ना करे तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो आप लोग जरूर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोग बहुत अच्छा डिस्कस किया था और आप लोग बहुत अच्छे से उसको देखे, अच्छा खासा बच्चा उसको प्यार दिया है। और थोड़ा सा अप्रिसिएट कीजिए ताकि हम लोगों को भी अंदर से इंटरनल मोटिवेशन मिलता रहे, हम लोग को भी काम करने में मज़ा आता रहे। एक बात मैं फिर बता दूं आपको कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं। हमारे चूँकि नंबर हम पब्लिकली दे दे रहे हैं, स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं पीडीएफ के लिए। पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा? मैं बार बार बता दूं, पीडीएफ के लिए सिंपल सा मैंने एक सिस्टम बता दिया है। हमने एक कोर्स बना दिया है 51 रुपीज़ का, 50 रुपये, 51 रुपये का। उस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। उसमें सारे कॉमन पेपर के, जो कॉमन पेपर है, जो सारे बच्चों का होता है, आर्ट साइंस कॉमर्स सबका होता है, वो कॉमन पेपर का मिलेगा। ठीक है, उसमें बाकी पेपर मत मांग लीजिएगा। कॉमन पेपर में जैसे VAC पेपर MCQ है, IKS पेपर सबको पढ़ना है, SEC पेपर डिजिटल मार्केटिंग सबको पढ़ना है। तो ये सारे पेपर का सारा का वहाँ मिलने वाला है। तो 51 रुपये में मिलने वाला है डिजिटल मार्केटिंग, VAC पेपर जिसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया बोलते हो, और IKS पेपर का कंपलसरी पेपर है तो सबको मिलेगा इसका। MDC वगैरह भी हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सेलेक्टेड MDC वहाँ पे रहेगा। बट ये 3 पेपर का पूरा नोट्स वहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो CWH ऑनलाइन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करिए। रजिस्टर करते इसमें पूरा डिटेल भरिए, उसमें एक पासवर्ड बना लीजिए अपना, और उसके बाद आप लॉगिन में जाइए। लॉगिन में अपना नंबर और पासवर्ड डालिए, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद कैटेगरी में ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा, फिर पेड कोर्स में जाएगा तो आपको मिल जाएगा। स्क्रॉल करके देखिएगा, BBMQ धनबाद का मिल जाएगा आपको कोर्स, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और किसी तरह का दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है यूनिट बाय यूनिट MCQ देख रहे थे, और हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 2 को। तो सेकेंड यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन आपसे अपने से पूछ सकता है सब्जेक्टिव में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट, ध्यान रखना हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, यानी किसी कोई प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी रखता है, उसको यूटिलिटी कहते हैं। और जब इस दुनिया में हम वही सामान खरीदते हैं जो मेरे लिए यूटिलिटी रखता है, यानी जो मेरे लिए उपयोगी होता है। तो ध्यान रखना कि कोई भी प्रोडक्ट कोई कस्टमर तभी खरीदता है जब वो उसके लिए यूटिलिटी रखता है, उपयोग करने लायक होता है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर नीड्स। अगर उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता किसी वस्तु के अंदर होती है तो उसी को उपयोगिता कहते हैं। किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता अगर किसी वस्तु के अंदर होती है तो वो उपयोगिता कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती। और ध्यान रखना, हम वही सामान खरीदते हैं, यानी डिमांड तभी होता है जब यूटिलिटी होती है, डिमांड तभी होता है जब यूटिलिटी होती है। ये भी PDF वहीं पे फ्री है आपका, ये भी PDF उसी PDF कोर्स में है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या बताया कि जब किसी कोई प्रोडक्ट के अंदर किसी कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने, कंज्यूमर की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी से ही डिमांड होता है। जब हमको मेरे लिए यूज होगा तब ना डिमांड करेंगे। अब जैसे इस पेन का इस्तेमाल मेरे लिए है, ये पेन मेरे लिए यूटिलिटी रखता है तो हमने खरीदा। आपके नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको इस पेन को खरीद के क्या करोगे, आपको मिल भी जाएगा तो फेंक दोगे, क्या यूज है, चलता उलता कुछ है नहीं फालतू में, हमारे लिए यूज है। तो जिस दुनिया में जिसके लिए यूटिलिटी रखता है वही डिमांड करता है। चलिए आगे बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो आपको मालूम है यूटिलिटी 3 तरह का होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट
किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट को आप कंज्यूम करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। यानी जब आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलता है उसी यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, उसी यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। याद देखिए, सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त संतुष्टि है जो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के लगातार इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे घटती जाती है। देखिए यहाँ भी यह नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किस वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे घटती जाती है और उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके साथ भी होता है। आप कोई कपड़ा खरीदे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे यूज करते 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 सेटिस्फेक्शन लेवल घटने लगता है और इसी को अब हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगला है व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र क्या है? तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां एक कंज्यूमर डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो क्या करे। जैसे मान लीजिए, और ये इंडिफरेंस कर्व क्यों आता है तो या पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, ये इंडिफरेंस कर्व आता है लिमिटेड रिसोर्स के कारण। लिमिटेड, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होगा ना तो आपके साथ इंडिफरेंस वाला सिचुएशन आ जाएगा। सोचिए आपके पास पैसा है 3,000, आपको दो कपड़ा पसंद आया ए और बी, दोनों 3-3 हज़ार का है, क्या करेंगे? और 3,000 मेरे पास है, तो हम यहाँ इस सिचुएशन में इंडिफरेंस हो जाते हैं कि हम प्रोडक्ट ए खरीदें या प्रोडक्ट बी खरीदें। हम सोच नहीं पाते हैं। इंडिफरेंस का मतलब तटस्थ हो जाना। तटस्थ मतलब है कंज्यूमर सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या करें, कंफ्यूज हो जा रहा है कंज्यूमर, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस सिचुएशन। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स, अगर उसके पास 6,000 होता दोनों खरीद लेता, बट उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण वो इंडिफरेंस सिचुएशन में चल जा रहा है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ए खरीदे या बी खरीदे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन क्या होता है? तो बजट लाइन उन सारे सिचुएशन, मतलब बजट बोलता है बजट रेखा उन सभी संभावित संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी इनकम पर खर्च करना चाहता है। यानी हमारा इनकम 100 रुपया है, अलग अलग कॉस्ट है, सब सामान का अलग अलग लागत, हमको 4 फल खरीदना है, तो 4 अलग अलग फल खरीदना है, सबका लागत अलग अलग है। तो बोलता है कि हम 100 रुपये के अंदर कौन सा फल, कितना क्वांटिटी, किस रेट में खरीदे कि 100 रुपये में ही हमारा चारों फल आ जाए। इसी को बोलते हैं बजट लाइन। क्या बोलते हैं? बजट लाइन। बजट लाइन उन संजोगों को दिखाता है, उस कॉम्बिनेशन को दिखाता है कि एक उपभोक्ता अपने इनकम को अलग अलग वस्तुओं के ऊपर कितना कितना खर्च करेगा, उसको बताते हैं हम लोग बजट लाइन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट लाइन। डिमांड क्या है? मांग क्या होता है? डिमांड, व्हाट इज डिमांड, सब पढ़े होंगे। मांग उस मात्रा को कहते हैं जो जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर और निश्चित समय में खरीदने की इच्छा रखता है या क्षमता रखता है। अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को किसी निश्चित समय में किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने की इच्छा या क्षमता रखता है तो उस वस्तु की मात्रा को हम डिमांड कहते हैं। उस वस्तु की मात्रा को क्या बोलते हैं? डिमांड कहते हैं। आगे लिखा व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान रखिएगा, डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में थोड़ा अंतर है। डिमांड का मतलब है कि मांग कितना कर रहा है, इलास्टिसिटी मतलब है कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस में कुछ परसेंट पर चेंज आ जाता है, मूल्य में कुछ प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? फिर से रिपीट करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल करते हैं कि अगर प्राइस में कुछ परसेंट चेंज हो जाए, उसके कारण प्राइस में जो चेंज हो जाता है उसके कारण डिमांड में क्या चेंज होगा, इसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखिएगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए इनकम इलास्टिसिटी, तो अगर इलास्टिसिटी को यानी चेंज इन डिमांड को, डिमांड में जो चेंज हो रहा है उसको इनकम के कारण हम लोग देखेंगे तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे सिंपल समझिएगा, इनकम क्या होता है? इनकम के साथ डिमांड को अगर हम रिलेट करेंगे तो इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है डिमांड का। लोगों का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घट जाएगा। इसका रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अंतर पूछ रहा है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या अंतर है, तो सिंपल याद रखना, टोटल यूटिलिटी टीयू को हम लोग फॉर्मूला तो सिग्मा एमयू, सिग्मा मतलब होता है टोटल, सिग्मा मतलब टोटल, एमयू को मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होता है टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन, टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। याद रखिएगा, पहला टोटल यूटिलिटी निकालने का क्या है?
टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट, सभी इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी, बोलता है एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये सम करके निकालेंगे, देखो सम ऑफ टोटल यूटिलिटी, और ये निकालेंगे चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा वो निकलेगा मार्जिनल यूटिलिटी। बोलता है घटती दर से बढ़ती है और बाद में घट सकती है, मतलब शुरुआत में घटते दर से बढ़ता है फिर बाद में घट जाता है, यानी ऐसे आता है। और ये क्या होता है, शुरू से ही घटता है, शुरू से ही घटता है, ये एक शुरुआत में बढ़ेगा फिर घटेगा, और ये स्टार्टिंग से ही घटता है। और फॉर्मूला देखिए नीचे लिखा है जो हम ऊपर में आपको लिख चुके हैं। तो 4 डिफरेंस था हम लोगों का, टी यू एम यू का कुल इकाई में मापी जाती है और उसमें प्रति इकाई मापी जाती है। अब हो रहा है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो थोड़ा सा चेंज है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, दो चीज समझेगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसके बाद आता है समान सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये दोनों गोसेन का नियम है, इसको गोसेन का फर्स्ट नियम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को, और ये गोसेन का सेकेंड नियम है। गोसेन कौन है, वह विद्वान है जिसने इस कंसेप्ट को दिया था। तो गोसेन का पहला कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और गोसेन का दूसरा कंसेप्ट है समान सीमांत उपयोगिता का नियम। समान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करे कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक जैसा हो, यानी एक व्यक्ति अपने इनकम को ऐसे खर्च करे कि हर वस्तु से उसको बराबर बराबर संतुष्टि मिले। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जहां एक कंज्यूमर अपने पैसे को ऐसे खर्च कर रहा है, इस प्रकार खर्च कर रहा है कि हर यूनिट से उसको बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कम अधिक नहीं हो रहा, बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो एम यू एक्स बाई पी एक्स, एम यू एक्स बटा पी एक्स और एम यू आई बाई पी वाई, यही है हमारा फॉर्मूला। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स प्रोडक्ट का बटा पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट बाई प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्रोडक्ट बाई प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट, बराबर बराबर मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि आपको प्रॉपर्टी लिखना है इंडिफरेंस कर्व का। तो इंडिफरेंस कर्व का पहला फीचर है कि डाउन स्लोपिंग होगा, नीचे की ओर गिरेगा, बता चुके ये इंडिफरेंस कर्व हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, बोलता डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ना तो एक्स एक्सिस को काटेगा ना वाई एक्सिस को, दोनों में से किसी एक्सिस को नहीं काटेगा। आईसी कर्व जो है वो दोनों में से किसी एक्सिस को नहीं काटेगा। इससे अच्छा पिछले में पीपीसी बताए थे, देखिए इस तरह आईसी बनेगा, ना इसमें टच करेगा ना इसमें टच करेगा, आईसी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड होगा, कॉन्वेक्स होगा और एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। और हायर आईसी मतलब जो ऊपर वाला आईसी दिख रहा है ये इंडिफरेंस कर्व, ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है, लोअर आईसी जो है लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। और कैन नॉट टच एक्सिस मतलब दोनों में से किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो तो हम बता चुके हैं। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, दो कर्व आपको पूछता है, एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है आईसी जो याद रखिएगा, इसमें टच मत कर दीजिएगा। और एक होता है पीपीसी जो टच होता है, पीपीसी टच होता है, ऐसे बनता है पीपीसी, पीपीसी उठा हुआ और ये ऐसे रहता है गड्ढा। ये दोनों का हम लोग ग्राफ देखे थे आईसी का। आगे लिखा बजट कंस्ट्रेंट क्या है, बजट कैसे बनाते थे, देखिए इस तरह बजट बनता है। बजट कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, मान लीजिए कि 4 चीज़ हम खरीद रहे हैं, तो बजट बराबर, मान लो एप्पल खरीद रहे हैं, बनाना खरीद रहे हैं, जो भी, तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ एप्पल क्यू ए इंटू पी ए प्राइस ऑफ एप्पल, क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ एप्पल, क्वांटिटी ऑफ बनाना इंटू प्राइस ऑफ बनाना, ठीक है, प्लस ऑरेंज खरीद रहे हैं तो लिखो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज इंटू प्राइस ऑफ ऑरेंज। ये इस तरह से जितना सामान आप खरीदिएगा उसका क्वांटिटी इंटू रेट प्लस क्वांटिटी इंटू रेट प्लस क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे और सबको जोड़ के हमारा ये बजट के बराबर आ जाना चाहिए। तो बजट लाइन यही बताता है कि कितना क्वांटिटी किस रेट में। अभी तो पता है ना कि 100 रुपये का अगर आपको दे के मम्मी भेजती जाओ सब्जी लेकर आओ, 5 सब्जी के नाम बताती थी, बोलते सब आना चाहिए, चाहे कम लाओ लेकिन लाओ सब। अब क्या करोगे, 100 रुपया जब मार्केट में गए रेट पता किए, देखिए सबका रेट अलग अलग है, तो हम वहाँ तय करते हैं कि 100 रुपया में कौन सा सामान कितना क्वांटिटी खरीदेंगे कि मेरा 100 रुपये के अंदर सारा सामान आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। यहाँ वही ना कर रहे हैं, ये क्वांटिटी इतना खरीदेंगे, ये क्वांटिटी इस रेट में इतना खरीदेंगे, वो क्वांटिटी इस रेट में इतना खरीदेंगे, 100 रुपये के अंदर ही हमारा जो है ये खर्च हो जाए, ये याद रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। अब लिखा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलता है जब डिमांड को हम प्राइस से कंपेयर करके निकालेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा मूल्य से। और क्या है प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस के साथ डिमांड का क्या रिलेशन है,
बोलता हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, प्राइस के साथ डिमांड रिवर्स रिलेशन रखता है, इनवर्स रिलेशन रखता है, उल्टा रिलेशन रखता है। दूसरा इनकम के साथ डिमांड का क्या रिलेशन है, तो इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। यानी यहाँ इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो जब डिमांड को हम इनकम के आधार पर निकालेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का असर दूसरे संबंधित वस्तु की मांग पर पड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे चाय और कॉफी, चाय महंगा हो जाए तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, लोग कॉफी पीना पसंद करेंगे। चाय सस्ता हो जाए या कॉफी महंगा हो जाए तो लोग चाय पीना पसंद करते हैं। तो किसी एक वस्तु के मूल्य बढ़ने से किसी दूसरी वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिससे डिमांड बढ़ सकता है या घट सकता है या इलास्टिसिटी बढ़ सकता है। तो पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करता है। कमोडिटी का नेचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके कारण इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी वस्तुओं का उपलब्धता, यानी आपके पास जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट है, कॉफ़ी अवेलेबल है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका ठीक रहेगा, और जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्लक्चुएट करता है। आगे लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, आय का अनुपात। ये देखना होगा कि एक व्यक्ति अपने इनकम का कितना % हिस्सा खर्च करता है, वो भी देखना होगा। टाइम पीरियड भी प्रभावित करता है, हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स प्रभावित करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब हो रहा है कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग कार्डिनल अप्रोच। देखिए यूटिलिटी के दो अप्रोच हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है, कार्डिनल अप्रोच कहता है कि आप यहाँ पे सिंपल फंडा है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो ये कार्डिनल अप्रोच के दृष्टिकोण वाले लोग जो हैं वो बोलते हैं सीधा कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, जो संतुष्टि है ना उसको मापा जा सकता है। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच वाले कहते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता है। तो आपको पूछ रहा है कार्डिनल अप्रोच, यानी कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता को मापा जा सकता है किस में, तो या तो रुपये में मापेंगे या तो यूनिट्स में मापेंगे, या तो रुपये में मापेंगे या तो यूनिट्स में मापेंगे। और यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछ रहा है कि कंज्यूमर किस जगह पे इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचता है जहाँ प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर होता है, जहाँ पी और एम यू आपस में बराबर होता है, उस जगह पे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाता है। उस जगह पे कंज्यूमर जो है संतुलन बिंदु पॉइंट में आ जाता है जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम यू इक्वल टू प्राइस। याद रखिएगा एक कंज्यूमर उस जगह पे संतुलन में पहुंच जाता है जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, क्यों होता है तो उसकी मान्यता यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा। अगला एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बोलता है कि उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। तो भैया उदासीनता वक्र क्या कहता है कि एक कंज्यूमर उस उदासीनता वक्र क्या है, बोलता है उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है, संतुलन मतलब बराबर, जहां हमको लगे ना कि हम घाटे में नहीं है ना फायदे में, उस सिचुएशन को बोलते हैं संतुलन पॉइंट। जैसे हमने किसी को 10 रुपया दिया, हमको एक मिठाई खिलाया और खिला के हमको अंदर लगा कि हाँ 10 रुपये के लायक था, तो हम संतुलन में हैं। अब हम 10 रुपया दिए और हमको मिठाई खिलाया, घटिया मिठाई था, नहीं बोलता अरे ठग लिया जी, बढ़िया मिठाई नहीं दिया, 10 रुपया लग गया, कुछ दिया नहीं, मज़ा नहीं आया, इसका मतलब हम वहाँ लॉस में हैं। बात समझ गए। तो संतुलन ऐसा बिंदु है जहां हम जितना पैसा पे कर रहे हैं उतने के बराबर हमको संतुष्टि मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो हम लॉस में चल जा रहे हैं। तो उपभोक्ता संतुलन वह पॉइंट है जहां पे एक व्यक्ति जितना पैसा किसी वस्तु के लिए खर्च कर रहा है उससे उतना ही संतुष्टि उसको मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन पॉइंट। कोई दिक्कत है, इसको इंडिफरेंस सिचुएशन अप्रोच से तो याद रखिए। उदासीनता वक्र दृष्टिकोण, तो उदासीनता वक्र कहता है दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जहां उपभोक्ता समान संतुष्टि प्रदान करे, यानी दो वस्तु को ऐसे यूज करना है, उसमें उसका अल्टरनेटिव यूज ऐसे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हम प्राप्त कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, सेटिस्फेक्शन हम प्राप्त कर सके। याद रखना इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हम लोग प्राप्त कर सके। अब लिखा है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन की क्या क्या शर्तें। तो उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त क्या है
कि टेंडेंसी का कंडीशन स्पर्श बिंदु शर्त होना चाहिए और दूसरा है संतुलन बिंदु पर होना चाहिए। संतुलन बिंदु वही पी एक्स बटा पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ वाई। अब आपको देखना है कि हम ऐसा मतलब इस तरह से किसी वस्तु का उपभोग करेंगे कि दो वस्तु हमको खरीदना है, पैसा एक ही वस्तु का है, तो हम कैसे दोनों वस्तु के सेटिस्फेक्शन को ले सकें, यही सिचुएशन मतलब दोनों में से कि एक ही लिया जा सकता है, तो या तो एक्स लेंगे या तो वाई लेंगे, या तो एक्स लेंगे या तो वाई लेंगे। इसी संजोग को, इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलता। एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का फीचर क्या है पहले भी बता चुके हैं, चलिए यहाँ लिखिए। सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे जाएगा इंडिफरेंस कर्व। आईसी कर्व अभी डिस्कस कर चुके थे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। हायर इंडिफरेंस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है, लोअर इंडिफरेंस लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। और इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। कोई दिक्कत किसी को? याद रखना। एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो भैया सिंपल, अगर डिमांड प्राइस के कारण चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस के कारण डिमांड में चेंज हो रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के कारण चेंज होगा तो इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप्स और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, तो 5 डिग्री होता है। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जहां डिमांड हमारा इन्फिनाइट हो, यानी मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण मांग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस में चेंज होने के बाद भी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पर रिलेटिव इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जब मांग में जितना परिवर्तन हो रहा है कीमत से ज़्यादा हो रहा है, यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। कीमत की तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो तो कहलाएगा अधिक लोचदार मांग। कम लोचदार मांग का मतलब कीमत की तुलना में मांग में कम परिवर्तन हो तो कम लोचदार मांग। और एकात्मक लोचदार का मांग का मतलब जितना परसेंट कीमत में चेंज हो रहा है उतना ही प्रतिशत जो है मांग में चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं एकात्मक लोचदार मांग। आगे लिखा है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ एजम्पशंस। तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड का फंडा ये कहता है कि इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यदि अन्य बातें समान रही तो मांग का नियम ये बताता है कि मूल्य बढ़ने से मांग घटेगा, मूल्य बढ़ने से मांग घटेगा और मूल्य घटने से मांग बढ़ेगा। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यदि अन्य बातें सब कुछ समान रही तो मूल्य के बढ़ने से मांग घटेगा और मूल्य के घटने से मांग बढ़ेगा। ये बताता है मांग का नियम। मांग का नियम बताता है कि मूल्य के बढ़ने से मांग घटेगा और मूल्य के घटने से मांग बढ़ेगा। यही हम लोगों को इस यूनिट के अंदर पढ़ना है बाबू। ये सब पढ़ सकते हैं, सारा का सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। ये यूनिट के अंदर हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। थर्ड यूनिट हम लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका पूरा पीडीएफ आपके पास डाला हुआ है, पीडीएफ खरीद लीजिए और आराम से उसको बैठ के पढ़िए, ठीक है। वीडियो में सुनिए कहानी को, कहानी सुन लिए, बढ़िया से समझ में आ गया कंटेंट। पीडीएफ को पढ़िए। पीडीएफ जब तक स्टडी नहीं करेंगे आप अच्छा एग्जाम नहीं लिख सकते। सिर्फ सोचिएगा वीडियो सुन के हम लिख लेंगे, सुन के समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो हाथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि सुनने से नहीं पढ़ने से आपको याद होता है। याद रखना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।